I also want to start answer writing, but I don't know the proper structure of answer, and I don't know how to give proper presentation to my answer. If these type of questions come to your mind, then this video is just for you, because this video is going to be all about UPSC mains answer writing from the beginner's perspective. अगर तुम beginner हो then this video is just for you. अगर तुमसे आंसर राइटिंग और अच्छे से बनती भी है, लेकिन फिर भी तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस की गई है। ठीक है, अब देखो इस वाले वीडियो में हम पूरा आंसर राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग किस टाइप से की जाती है, एक जो तुम्हारा आंसर है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसको किस टाइप से तुम प्रेजेंट करोगे। तो और क्योंकि देखो सबको पता है कि जो आंसर होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगी। पर इंट्रोडक्शन को किस किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, बॉडी में क्या किस टाइप के पॉइंट ऐड किए जा सकते, क्या हमें इसको पॉइंट वाइज मैनर में बॉडी डिस्कस करनी चाहिए, क्या पैराग्राफ मैनर में डिस्कस करनी चाहिए, कंक्लूजन में क्या करना चाहिए, कंक्लूजन में क्या हमें केवल समराइज करके रख देना चाहिए पूरा कंक्लूजन, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है, इंट्रोडक्शन लिखने का एक सही तरीका होता है, बॉडी का भी उसी तरह से होता है, सेम एज सेम गोज फॉर द कंक्लूजन। और यही सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन। एक एक पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन को, फिर उसके बाद बॉडी को, फिर उसके बाद कंक्लूजन को। ये वाला वीडियो क्विक वीडियो होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ डिटेल वाला नहीं है कि बहुत ज्यादा, तो ये तुम्हें एक एक कंक्लूजन किस टाइप से इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं वो सब चीजें सिखाएंगे। दिस इज फॉर द बिगनर्स कि हम तो इसमें तुम्हें पूरा सीखना है कि आंसर राइटिंग किस टाइप से, आंसर को किस टाइप से स्ट्रक्चर किया जाता है, किस टाइप से प्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीजें तुम इसमें सीखोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन लिखने के 5 तरीके होते हैं। देयर आर 5 ways टू राइट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। जो पहला तरीका होता है, देखो जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज जो तरीका है वो है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो तुम क्या उसमें जो टर्म मेंशन है, जो उसका कोर कॉन्सेप्ट मेंशन है, उसको क्या कर दो, डिफाइन कर दो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। अब जब मैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो हमारे हुआ करते हैं उसमें भी ये मैंने कई बार तुम लोगों को बताया कि जो इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। तुमसे कुछ नहीं बन रहा, डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तुम्हारा हो गया। ठीक है, एक होता है, देखो तुम्हारा होता है स्टैटिस्टिकल, एक तरीका होता है स्टैटिस्टिकल वे। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल वे में क्या कि तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि जैसे मानो कोई टॉपिक आया, ग्लोबलाइजेशन का, माइग्रेशन का टॉपिक आया, माइग्रेशन का तुम्हारे पास रिपोर्ट है। ठीक है, तुम्हारे पास माइग्रेशन की रिपोर्ट है कि इंडिया का जो माइग्रेशन रेट है इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स का कौन सी कंट्री में जा रहा है, इस टाइप की तुम्हारे पास रिपोर्ट है। ठीक है, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। दिस गोज फॉर दिस इज हाउ यू राइट अ स्टैटिस्टिकल इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि तुम्हारे पास कोई डेटा है, तुमने उसको लिख दिया। अब देखो एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि अगर इंट्रोडक्शन में तुम कोई डेटा लिख रहे हो तो तुम्हें उसका सोर्स लिखना पड़ता है। कि जैसे मानो तुमने कोई डेटा लिखा कि इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं वो इस कंट्री में ज्यादा जा रहे हैं। अब ये कहां से तुम्हें डेटा मिला, उसका सोर्स लिखना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दिस इज द डेटा। ठीक है, तो इस टाइप से लिखना पड़ता है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना पड़ता है। देखो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन बेस्ड, हो गया स्टैटिस्टिकल बेस्ड आंसर इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा। एक होता है तुम्हारा करंट अफेयर्स बेस्ड, कि जैसे मानो वॉर का चल रहा है, जैसे मानो क्वेश्चन आया तुम्हारा GS4 में आया एथिक्स का। ठीक है, कि इथिकल व्हाट आर द इथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन दी वॉर। ठीक है, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चली, तो इस टाइप का तुम इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कि करंट अफेयर बेस्ड लिख सकते हो कि वहां पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, इस टाइप से तुम उसमें लिख सकते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ तो वहां पे कई सिटीज को पूरा रूइंस में कन्वर्ट कर दिया गया, इस टाइप की चीज तुम उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है करंट अफेयर बेस्ड। तुम्हारे पास कोई न्यूज है, तुम्हें याद है, तुमने सारे करंट अफेयर्स पढ़े, तुमने प्रीलिम्स निकालने के लिए पूरा पीटी 365 रटा, तो उससे कोई सी भी न्यूज उठा के रख दो अगर तुम्हें पता है, तो ये तुम्हारा बन गया करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, या फिर न्यूज बेस्ड इंट्रोडक्शन, जो भी तुम्हें कहना हो। फिर हमारा आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन क्या होता है कि तुम्हें कोई हिस्ट्री का जो तुम्हें टॉपिक आया, जैसे मानो ठीक है कोई सा टॉपिक आया तुम्हारे पास, उसको तुमने हिस्ट्री उसकी पूरी तुमने निकाल के पूरी इंट्रोडक्शन में रख दी। कि जैसे मानो आया कि वुमेन की पोजीशन क्या है, जैसे मानो इंडियन सोसाइटी का आया कि वुमेन की पोजीशन जो है वो अब जो प्रेजेंट सोसाइटी में है बहुत बेकार होती जा रही है। ठीक है, तो तुमने उसमें हिस्ट्री पूरी रख दी कि पहले जो था वैदिक सोसाइटी के टाइम पे, जो अर्ली वैदिक एज थी उस टाइम पे वुमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी, फिर लेटर वैदिक एज में उनकी पोजीशन बेकार होती गई, उसके बाद धीरे धीरे और चीजें इस टाइप से बदलती हैं। इस टाइप से तुम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरा उसमें रख सकते हैं। तो इस टाइप से तुम हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जो 5th तरीका था, जो सबसे कम मतलब यूज तो होता है पर लोग
वो लोग ज्यादातर प्रेफर नहीं करते। ठीक है, करते हैं कुछ लोग, करते हैं जिनको पता होता है वो करते हैं, जिनको नहीं पता वो नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। तो वो तरीका है एनेक्डोट और स्टोरी बेस्ड कह लो या फिर कोट बेस्ड कह लो। ठीक है, जैसे मानो महात्मा गांधी के ऊपर आया या फिर नॉन वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, तुमने उसमें महात्मा गांधी का कोई सा भी कोट उठा के उसमें रख दिया नॉन वायलेंस वाला, तो ये, और या फिर तुमने कोई थी तुम्हें स्टोरी पता थी। अब देखो ये स्टोरी और एनेक्डोट वगैरह लोग इस कहाँ ऐसे में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जीएस के आंसर राइटिंग में ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं या तो हम करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दें या फिर हम डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख दें। एनेक्डोट और स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन लोग उसमें इथिक्स में यूज करते हैं, जीएस 4 वाले पेपर में, यूपीएससी में जीएस 4 वाले में लोग एनेक्डोट या स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करते हैं। इसीलिए वो लोग बहुत सारे जीएस 4 के लिए तुम्हें बहुत सारे कोट्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, क्योंकि उसका यूज कर सकते हो तो हम ऐसे में भी उन कोट्स का यूज कर सकते हो, जीएस 4 में यूज कर सकते हो उसको, एनेक्डोट या स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने में भी यूज कर सकते हो। अब देखो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा सबका। अब देखो स्टैटिस्टिकल बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, एनेक्डोट या स्टोरी बेस्ड या कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन, ये 5 तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। और इन 5 के 5 तरीकों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर आगे हर एक जितने भी वो होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके, सब के सब तरीके इसमें मेंशन है। ठीक है, ये पीपीटी में तुम्हें मिल जाएंगे, आराम से इत्मीनान से पढ़ना इसको। टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें ये पीपीटी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से पढ़ना। ठीक है, कि कौन सा हिस्टोरिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन है, कौन सा तुम्हारा स्टैटिस्टिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन है, कौन सा तुम्हारा कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, एनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर कौन सा तुम्हारा डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है। जैसे ये हो गया पॉपुलेशन एजुकेशन कैन बी डिफाइंड है, दिस इज डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आराम से पढ़ना कि 5 तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के और किस टाइप से इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ये सब चीजें इसमें आराम से इजी लैंग्वेज में मेंशन है। ठीक है, और ये सब जो क्वेश्चंस है दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी मेंस में पूछे हैं पहले भी। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका। अब एक चीज याद करो, देखो एक चीज समझो कि इंट्रोडक्शन लिखना है फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट करना है, पर कुछ इनके बीच में लिंक होनी चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं, उसे मैं कहता हूं लिंकिंग लाइन। ठीक है, या फिर लिंकिंग पैरा कह लो। ठीक है, लिंकिंग पैराग्राफ, एक ऐसी लाइन कि तुमने इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन तुमने किसी भी तरीके से लिख दिया, इन 5 में से कोई सा भी एक तरीका उठा के तुमने उससे इंट्रोडक्शन लिख दिया, पर उस इंट्रोडक्शन को तुम कैसे कनेक्ट करोगे, कि बॉडी से कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने तुमने इंट्रोडक्शन लिख दिया तो तुम्हारे पास देखो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए तुम्हारे पास 3 काम रहते हैं। फर्स्ट कि तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट को समझाना है, दूसरा तुम्हें उस कोर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से लिंक करना, और तीसरा उसी कोर कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्वेश्चन से लिंक किया जिसको तुमने, उसी को तुम्हें बॉडी से भी लिंक करना है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। ठीक है, जैसे मानो ये देखो, यहां से देखो पॉपुलेशन वाले से देख लो कि डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पॉपुलेशन एजुकेशन को तुमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें इसको बताना पड़ेगा कि कैसे दे कैन बी यूज्ड टू अचीव, मतलब कौन कौन से मेजर्स हैं दैट यू कैन यूज टू अचीव पॉपुलेशन एजुकेशन, वो तुम्हें उसमें थोड़ी बहुत बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में ही कि पॉपुलेशन एजुकेशन है, ये सब चीजें होती हैं, इससे हम पॉपुलेशन एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं, और देयर आर फ्यू मेजर्स। फिर उसके बाद तुम लिखोगे बॉडी, तो तुमने इंट्रोडक्शन में बता दिया, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इनमें से किसी एक इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग कर दी, उसके बाद तुम उसे क्वेश्चन से लिंक करोगे, क्वेश्चन से लिंक करने के बाद उसकी बॉडी में तुम क्या लिखने वाले हो वो भी चीज तुम इंट्रोडक्शन में बताओगे। ठीक है, अगर इन सब चीजों की प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें चाहिए कि जितने लाइव आंसर राइटिंग सेशंस हुए हैं अभी तक, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं अब तक 14 लाइव आंसर राइटिंग सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और भी होंगे। ठीक है, तो तुम उनमें से किसी भी लाइव आंसर राइटिंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर जो रिकॉर्डेड सेशन है उनको देख सकते हो और एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हो कि किस टाइप से लिखे जाते हैं इंट्रोडक्शन, किस टाइप से बॉडी लिखी जाती है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कैसे तुम्हें उसे बॉडी से लिंक करना है। अब आते हैं एक्चुअल बॉडी पे, जो कि मेन पार्ट होती है पूरे आंसर का। अब देखो बॉडी लिखने के देखो कई तरीके रहते हैं। सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें बॉडी किस तरीके से लिखनी चाहिए, पैराग्राफ बेस्ड लिखनी चाहिए या फिर पॉइंट वाइज बेस्ड लिखनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ मैनर में लिखनी चाहिए या पॉइंट वाइज मैनर में लिखनी चाहिए। देखो बॉडी लिखने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो तुम पैराग्राफ बेस्ड लिख दो या फिर पॉइंट वाइज लिख दो। हालांकि देयर इज अ थर्ड वे एज वेल, वो वाला तरीका केवल यूज होता है जब तुम डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में क्या तुम्हें टेबल बनानी पड़ती है,
ठीक है, टेबल बना के इस साइड ये हो गया फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन, पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, इसके कॉजेज उसके कॉजेज, ये सब चीजें होती हैं, ये सब डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस में आते हैं। पर जो दो तरीके होते हैं पैराग्राफ बेस्ड, कि तुम्हें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख रहा है, जैसे मानो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन इन इंडिया, तो तुम उसमें फर्स्ट पैराग्राफ तुमने बॉडी का बनाया, उसमें तुमने हिमालयन रीजन के कॉजेज को, लैंडस्लाइड के कॉजेज को लिख दिया। सेकंड पैराग्राफ बनाया तुमने, उसमें वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड के कॉजेज को लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से तुम कर सकते हो, या फिर तुम पॉइंट वाइज मैनर में लिख सकते हो, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉज, सेकंड कॉज, थर्ड कॉज, फिर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट रीजन, फर्स्ट कॉज, सेकंड कॉज, थर्ड कॉज, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, दोनों तरीके ही सही हैं, दोनों की कुछ एडवांटेजेस हैं, दोनों की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो तुम पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका तुम किस तरीके के साथ यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, विच मेथड यू वांट टू यूज, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मेथड इन विच यू आर कंफर्टेबल। अब देखो दोनों के कुछ, देखो क्या क्या उसके फायदे हैं, दोनों के कुछ अलग अलग एडवांटेजेस हैं। देखो पॉइंट वाइज जो हमारा रहता है बॉडी, अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उसके क्या फायदे होते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, कंसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है, तुम्हें अलग से जो इवेल्युएटर है उसे अलग से दिख जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अलग से समझ में आ जाता है उसे कि क्या क्या स्टूडेंट ने कौन कौन से पॉइंट उसमें मेंशन किए, उसे अलग समझ में आ जाता है पॉइंट वाइज मैनर में। इट इनहेंस रीडेबिलिटी, आराम से समझ पढ़ने में आसानी होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंसर, यू कैन ऑर्गेनाइज योर आंसर एक्यूरेटली। इजियर टू आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, की पॉइंट्स तुम अलग से उसमें हाईलाइट कर सकते हो, उसको अलग अलग लिख सकते हो, पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, पॉइंट्स सब हेडिंग्स बना सकते हो, ये सब चीजें तुम पॉइंट वाइज मैनर में कर सकते हो। पैराग्राफ वाले का क्या फायदे रहते हैं, इट अलाउज फॉर मोर डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर तुम पॉइंट वाइज मैनर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, वहां पर तुम पैराग्राफ वाला मेथड यूज करोगे। सेकेंड पॉइंट, अलाउ फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ आइडिया एंड लॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या रहता है, पैराग्राफ वाले में क्या रहता है, फ्लो बना रहता है, तुम अगर लिख रहे हो तो उसका प्रॉपर फ्लो बना रहेगा अगर पैराग्राफ मेथड का यूज कर रहे हो तुम। हालांकि फ्लो तो पॉइंट वाइज वाले मेथड में भी बना रहता है, पर उतना ज्यादा जो इफेक्टिव है अगर तुम्हें ये क्रोनोलॉजिकली बेस्ड अगर देखा जाए या फिर फ्लो बेस्ड देखा जाए तो पैराग्राफ वाला मेथड उसके लिए ज्यादा सही। अब देखो पॉइंट वाइज मैनर पैराग्राफ वाले से ज्यादा सही केवल एक मायने में है कि एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम्हारी जब तुम पॉइंट वाइज मैनर में अपना आंसर लिखते हो देन यू रिमूव दोस ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है, जो तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो कई हद तक घट जाती हैं। ठीक है, अगर तुम पॉइंट वाइज मैनर वाला यूज कर रहे हैं, वेयर एज इन पैराग्राफ मेथड, अगर तुम पैराग्राफ मेथड से बॉडी लिख रहे हो देन ग्रामेटिकल मिस्टेक दे आर हाईलाइटेड। ठीक है, पॉइंट वाइज मैनर में दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस, मोस्ट मतलब ऐसा समझ लो कि तुम सबसे बड़ा एडवांटेज यही है पॉइंट वाइज मैनर का कि तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स घट जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि बॉडी में हम पैराग्राफ वाइज लिखे या पॉइंट वाइज लिखे। अब देखो पॉइंट वाइज लिखने का भी तरीका रहता है कि पॉइंट वाइज लिखा तुमने, पॉइंट वाइज में पॉइंट वाले में क्या तुम्हें हेडिंग्स बनानी, हेडिंग्स बन गई तुम्हारी सब हेडिंग्स बनानी, ये सब चीजें तुम कर सकते हो। और कुछ चीज रहती है बॉडी में कि तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बॉडी लिखने का तरीका वो है कि यू हैव टू पे अटेंशन टू दी डायरेक्टिव वर्ड्स। डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्कस हो गया, एग्जामाइन हो गया, इलुसिडेट हो गया, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामाइन हो गया, कमेंट, गिव अकाउंट ऑफ, डिस्क्राइब, डिस्कस, कितने सारे होते हैं। ये सब कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं या डायरेक्टिव वर्ड्स, इन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि हर कीवर्ड का आंसर अलग तरह से लिखा जाता है। अब अगर तुम्हें डायरेक्टिव वर्ड्स में प्रॉब्लम जा रही है तो डायरेक्टिव वर्ड्स का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के अपलोड होने से जस्ट पहले वो वाला वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हर डायरेक्टिव वर्ड को डीपली एनालाइज किया गया है, उसको किस टाइप से आंसर में रख सकते हैं। उसमें जैसे मानो डिस्कस आया, इस टाइप से उसमें डिस्कस किया गया है कि जैसे मानो तुम्हारा क्वेश्चन आया कि डिस्कस वाला क्वेश्चन आया तो उसमें इंट्रोडक्शन के लिए क्या अप्रोच अपनाएंगे हम, बॉडी के लिए क्या अप्रोच अपनाएंगे, कंक्लूजन के लिए क्या अप्रोच अपनाएंगे, इस टाइप की चीजें उसमें उस वीडियो में इस टाइप से डिस्कस की गई हैं। तो उस वाले वीडियो को जरूर देखना, अगर तुम्हें कीवर्ड्स डायरेक्टिव वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देखना। आई विल हाईली रिकमेंड इट टू यू। ठीक है, उसकी लिंक भी तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल के नहीं सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो बॉडी लिखते टाइम क्या ध्यान दिया जाता है कि तुम्हें डायग्राम अगर कोई यूज हो पा रहे हैं या फ्लो चार्ट या फिर कोई मैप्स यूज हो पा रहे हैं तो देखो मैप्स ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है तो उसमें वर्ल्ड मैप या फिर इंडिया का मैप यूज होता है, ज्यादातर चांस रहते हैं कि वहां पर वर्ल्ड जो मैप है उसको तुम रख सकते हो। तो इस सब चीजों से क्या होता है, इट मेक्स योर आंसर मोर इफेक्टिव।
कि तुम डायग्राम उसमें यूज करते हो, इससे तुम्हारी वर्ड लिमिट भी मैनेज हो जाती है और साथ ही साथ जो तुम्हारा आंसर है वो मोर प्रेजेंटेबल भी बन जाता है। तुम उसमें डायग्राम्स यूज कर लो, तुम उसमें फ्लो चार्ट्स यूज कर लो, तुम उसमें मैप्स यूज कर लो, फ्लो चार्ट्स किसी भी टाइप का बना लो। जैसे मानो इथे उसमें देखो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले में देखो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर कंपोनेंट्स 5 कोर कंपोनेंट होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ मोटिवेशन हो गया, सेल्फ रेगुलेशन हो गया, सोशल स्किल्स हो गई, एम्पैथी हो गई। तो ये टाइप से तो फ्लो चार्ट उसमें बना सकते हो। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यूज एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा एटसेट्रा। जैसे मानो तुमने कोई भी हेडिंग लिखी, ठीक है, जैसे इसी को देख लो, जैसे एक क्वेश्चन था अभी लाइव आंसर राइटिंग सेशन में, एक क्वेश्चन किया था हाँ कि रोल एक्स डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो उसमें बॉडी जब लिख रहे थे तो उसमें बॉडी में लिखा था कि लीडरशिप रोल का एक पॉइंट था कि उसमें वुमेन ने लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए कि सरोजनी नायडू हो गई, अरुणा सब अली जी हो गई, कमला नेहरू हो गई, इन सब चीजों की, इन सब वुमेन के उसमें एग्जाम्पल्स मेंशन थे। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या होता है, तो दिस गिव्स द इवेल्युएटर आप पर्सपेक्टिव की तुम जो स्टूडेंट है उसको इन सब टॉपिक की बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम्पल और फैक्ट और डेटा क्यों यूज किया जाए। ठीक है, इफ यूजिंग डेटा देन मेंशन इट्स सोर्स। ठीक है, ये चीज इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं। खैर कोई सा डेटा तुम यूज कर रहे हो तो उसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उसका सोर्स भी उसमें मेंशन करो। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी बॉडी। तो बॉडी लिखने का तरीका समझ में आया कि तुम्हें सबसे ज्यादा अटेंशन देना है डायरेक्टिव वर्ड को। डायरेक्टिव वर्ड के हिसाब से तुम्हें अपनी बॉडी, जो बॉडी है उसको डिजाइन करना है कि तुम्हें उसमें किस टाइप से, उसमें तुम्हें एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं, या फिर तुम्हें केवल उसको पूरा डिस्कस करना है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब बताते हैं हमें डायरेक्टिव वर्ड्स। इसलिए डायरेक्टिव वर्ड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्टिव वर्ड्स की। इसलिए डायरेक्टिव वर्ड्स का वीडियो मैं तुम लोग को कह रहा हूँ, उसको देख लो एक बार। ठीक है, तो तुम्हें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब चीजों का भी यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा, इन सब चीजों का यूज करना। जब भी कोई सा भी पॉइंट मेंशन करना हो उसमें एग्जाम्पल, फैक्ट या कोई सा भी डेटा तुम्हारे पास हो, तुम्हें कोई सा भी याद हो। जैसे मानो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें केव्स वगैरह का तुम मेंशन कर रहे हो, तो केव्स की कितनी सारी चीजें तुमने आर्ट एंड कल्चर में जब प्रीलिम्स निकाला है तो उन सब चीजों में तुम्हें याद करनी पड़ी होगी, तो वो सब चीजें तुम उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और बॉडी को लिखना कैसे तुम पैराग्राफ मैनर में भी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज मैनर में भी लिख सकते हो। तो ये सब हमने डिस्कस किया कि किससे क्या क्या फायदा होते हैं, किस किससे क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी बॉडी। तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है। अब आता है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन का सीधा सीधा मतलब होता है कि कंक्लूजन में तुम्हें क्या करना है, ज्यादातर स्टूडेंट जो मानते हैं वो है कंक्लूजन इज इक्वल टू समराइज, कि जितना भी आंसर तुम्हारा लिखा हुआ है उसको समराइज कर लो। ठीक है, एक हद तक ये वाला पॉइंट, ये वाला जो तरीका है ये सही भी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रॉपर वे कि तुम्हारा जो कंक्लूजन लिखना है उसको बस तुम पूरे आंसर को समराइज कर दो। पर कुछ डायरेक्ट, जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टिव वर्ड्स, पे क्लोज अटेंशन टू डायरेक्टिव वर्ड्स। कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जहां पर तुम्हें कंक्लूजन में खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, कि तुम पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, तुम्हें अपनी ओपिनियन को बताना पड़ेगा, उसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये सब चीजें भी करनी पड़ती, कई कई किसी किसी में तुम्हें वे फॉरवर्ड भी देना पड़ता है। जैसे मानो डिस्कस वाला क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें वे फॉरवर्ड वाली चीजें भी देनी पड़ती हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, फ्यूचर जनरेशन में क्या हो सकता है, इस टाइप की चीजें भी देनी पड़ती। तो जरूरी नहीं कि हर बार कंक्लूजन अगर लिखना है तो केवल समराइज बस कर दो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो समराइज बस कर दो, चल जाएगा। ठीक है, पर अगर तुम्हें पता है कि और किस तरह से तुम कंक्लूजन लिख सकते हो, देन व्हाई डोंट यू यूज सच थिंग्स। ठीक है, केवल समराइज बस में, व्हाई लिमिट योरसेल्फ जस्ट टू समराइजिंग द होल आंसर। ठीक है, तो कंक्लूजन में और भी चीजें तो रहती हैं, उन चीजों को भी तो लिखो। समराइज बस करने से क्या होता है, अब यही चीजें तो हैं जो तुम्हारे आंसर को और बाकी लोगों के आंसर को अलग बनाएंगे। कि बाकी लोग अगर समराइज कर रहे हैं और तुम उसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हो, देन योर आंसर विल बिकम यूनिक। ठीक है, इट विल बिकम डिस्टिंक्ट, योर आंसर विल बिकम अ डिस्टिंक्ट आंसर। जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हें आंसर कंक्लूजन की वजह से तुम्हारे जो कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं वो भी तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो कंक्लूजन लिखने के तरीके होते हैं, तो कंक्लूजन लिखने में कुछ तरीके होते हैं, कुछ पॉइंट समझ लो उसको। बाकी तो समराइज वाला सिस्टम रहता ही है, बाकी और कुछ भी पॉइंट तुम उसमें समझ लो। कि पहली चीज देखो, कंक्लूजन लिखने में तुम यू कैन कंसीडर फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन। उसमें तुम फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन डाल सकते हो कि जैसे मानो आज एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वाटर स्ट्रेस वाला, तो वाटर स्ट्रेस वाले में तुम कंक्लूजन उसमें हमने डाला था कि कंक्लूजन में कि आज हमें बहुत ज्यादा इट इज वेरी एसेंशियल टू गिव सस्टेनेबल एक्टिव टू यूज सस्टेनेबल एक्टिविटीज, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी वाटर स्ट्रेस से, वाटर
स्ट्रेस को झेलना ना पड़े, इसलिए आज ही उन सस्टेनेबल एक्टिविटीज को हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन, यहाँ पे फ्यूचर डायमेंशन को हमने उसमें ऐड किया था, तो ये सब काम तुम कर सकते हो, ये सब चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड अ रिलेवेंट कोट कैन बी यूटिलाइज इन कोट इन कंक्लूजन एज वेल, ठीक है। यू कैन प्रपोज अ इनोवेटिव आइडिया दैट कैन इफेक्टिवली एड्रेस द इशू बीइंग डिस्कस। अगर मैं यही तो बता रहा था कि जो समराइज करने के अलावा तुम एक इनोवेटिव आइडिया भी डाल सकते हो, इसको वे फॉरवर्ड वगैरह भी के अंदर कंसीडर किया जा सकता है कि तुम वे फॉरवर्ड बता रहे हो उसमें कि आगे क्या करा जा सकता है जिससे और सही हो सकता है। तो यू कैन प्रपोज एन इनोवेटिव आइडिया दैट कैन इफेक्टिवली एड्रेस द इशू बीइंग डिस्कस, ये सब चीजें भी कर सकते हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो कि जो कंक्लूजन होता है तुम्हारा कंक्लूजन इस टाइप से होना चाहिए कि इट लीव द लास्टिंग, इट लीव्स अ इंप्रेशन ऑन द इवैल्यूएटर, ठीक है। तो ऐसा केवल समराइज बस नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन आया तुमने बता दिया कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, बस नहीं, उसमें तुम और भी चीजें ऐड होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम उसमें ऐड कर सकते हो। तुम उसमें कोट ऐड कर सकते हो, कोट गिव योर कंक्लूजन अ डिस्टिंक्ट लुक, ठीक है। कोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम एक फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन यूज कर सकते हो, जैसा भी डिस्कस किया, अभी बताया कि उसमें सस्टेनेबल एक्टिविटीज वाले में, उसमें वाटर स्ट्रेस वाले में फ्यूचरिस्टिक की फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ये सब करना चाहिए, ये सब चीजें उसमें ऐड की थी। कोट यूज करते हो, तुम एक इनोवेटिव आइडिया प्रपोज करते हो, ये सब चीजें तुम कंक्लूजन में डाल सकते हो। जब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास नॉलेज है ये सब डालने की, देन व्हाई आर यू नॉट यूजिंग सच थिंग, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कि तुम इस सब चीजों को यूज क्यों नहीं कर रहे, व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ जस्ट टू समराइजिंग द होल आंसर। सो पे अटेंशन कि तुम कंक्लूजन में ये सब चीजें ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हें एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है तो उसमें फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन डालो, उसमें कोट का यूज करो, उसमें इनोवेटिव आइडियाज प्रपोज करो, ताकि तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ पाए इवैल्यूएटर पर, ठीक है। जस्ट डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू समराइज। पर अगर तुमसे नहीं बन रहा है देन यू कैन जस्ट समराइज द होल आंसर, देन दैट विल बी योर कंक्लूजन। क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है सबके मन में, एवरी स्टूडेंट फेस दिस क्वेश्चन, सर हाउ डू वी मैनेज वर्ड लिमिट। कुछ स्टूडेंट्स ने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में ये भी पूछा था कि सर हम वर्ड लिमिट कैसे, एक एक वर्ड गिन के उसको करें कि क्या करें। सो सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, वर्ड लिमिट मैनेज नहीं कर पाते, कभी कभार कम हो जाते हैं वर्ड्स, कभी कभार 200 वर्ड्स तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए देखो एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि तुम्हें अगर 10 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन में होते हैं 150 वर्ड्स का आंसर लिखना पड़ता है, और 15 मार्क का क्वेश्चन में तुम्हें 250 वर्ड्स का आंसर लिखना पड़ता है। जस्ट कंसिडर कि तुम्हें एक पेज में 100, जब इस टाइप से चला जाता है कि एक पेज में 100 वर्ड्स आते हैं, इसलिए अगर तुम्हें 10 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हें उसमें तुम्हारे 1.5 पेज फिल होने चाहिए। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम्हारे उसमें 2.5 पेज फिल होने चाहिए। अब जैसे मानो तुम्हारा 10 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने उसको एक पेज में ही पूरा बना दिया, तो क्या होगा, मतलब तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो पूरे नहीं है, वर्ड लिमिट के वो बहुत कम है, तुम्हारे वो 150 के बहुत कम है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान देना कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारा तो उसमें ट्राई करना कि तुम्हारे 1.5 पेज भर जाए। 15 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 2.5 पेज भर जाए। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत क्लोज सा वर्ड्स लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, और बहुत ही पास सा वर्ड्स लिखते हैं, लाइन के बीच में जो स्पेसिंग रहती है वो बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको बहुत ज्यादा वर्ड्स पहुंच जाते हैं। अगर 1.5 पेज भी लिखना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा वर्ड पहुंच जाते हैं। इसी तरह कुछ होते हैं जो दूर दूर बहुत लिखते हैं, स्पेसिंग बहुत ज्यादा रहती है, इसकी वजह से उनके 150 वर्ड्स में भी पूरे 2 पेज भर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो इवेल्युएटर होता है वो कोई ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं है, उसे सब समझ में आता है कि ये इंसान जो स्टूडेंट है उसने दूर दूर लिखा है, इसकी वजह से उसके पेज इतने भर गए तो उसके 150 वर्ड्स होंगे या 150 वर्ड्स नहीं होंगे, वो सब समझ जाता है। बस तुम इतना याद रखो कि तुम्हारा अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ट्राई करो कि 1.5 पेज उसमें भर जाए, और 15 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 2.5 पेज भर जाए, बस, ठीक है। इतना ट्राई करो। आंसर राइटिंग लिखते लिखते ये सब चीजों में बाद में नहीं सोचना पड़ता, जब आंसर राइटिंग लिखते रहोगे तो आंसर राइटिंग करते रहोगे तो धीरे धीरे ये सब अपने आप होने लगता है, ठीक है। इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये हो गया हमारा जो आंसर राइटिंग की पूरी, जो हमने आज समझना था इस वाले सेशन का, जो चीजें तुम्हें समझनी थी कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी लिखना है और कैसे कंक्लूजन लिखना है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखने के जो होते हैं, देयर आर 5 ways टू राइट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। यू कैन राइट स्टैटिस्टिकल इंट्रोडक्शन, करंट अफेयर न्यूज बेस्ड इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, एनेक्डोट स्टोरी या कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बॉडी में तुम्हें क्या सबसे ज्यादा अटेंशन देना है, डायरेक्टिव वर्ड्स को, ठीक है। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब ऐड करने हैं। एग्जाम्पल फैक्ट, जब भी कोई पॉइंट लिखो तो उसमें एग्जाम्पल्स, फैक्ट और डेटा ऐड करना है। और बॉडी लिखने के 2 तरीके होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड और पॉइंट वाइज मैनर में, ठीक है।
तो इसके दोनों के कुछ फायदे होते हैं, दोनों के कुछ नुकसान होते हैं। तो नुकसान कैसा है कि अब देखो, जो इसके फायदे हैं वही इसके नुकसान है, इस टाइप से समझ लो, ठीक है। और कंक्लूजन में अगर तुमसे नहीं बन रहा है उसको समराइज कर दो। कंक्लूजन में तुम ऐड कर सकते हो फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन, कोट ऐड कर सकते हो, इनोवेटिव आइडिया प्रपोज कर सकते हो, ये सब चीजें तुम कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब वर्ड लिमिट कैसे मैनेज करना है, 10 मार्क का क्वेश्चन में 1.5 पेज भर दो, 15 मार्क का क्वेश्चन में 2.5 पेज भर दो, ठीक है, सिंपल। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो हमने पूरा आंसर राइटिंग का पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि कैसे कैसे पूरा आंसर लिखना है, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी डायरेक्टिव वर्ड्स में अगर तुम्हें प्रॉब्लम जा रही है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम डायरेक्टिव वर्ड्स वाला वीडियो देख लो, ठीक है। उसकी लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये वाले वीडियो से बहुत ज़्यादा, आई होप ये वाला वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, थैंक यू।